प्रधानमंत्री ने उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन को किया संबोधित। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का दोहराया संकल्प। टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्मेशन पर बल। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज। वादों और दावों की झड़ी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर आयोग का जोर। गुरु नानक देव जी की 556वें प्रकाश उत्सव के सिलसिले में आज भव्य नगर कीर्तन, सजेगा दीवान। रांची में भी श्रद्धा और परंपरा का दिखेगा नजारा। यातायात व्यवस्था में बदलाव। देश की बेटियों ने रचा इतिहास। पहली बार महिला वनडे विश्व कप की बनी विजेता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने बेटियों को दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए देश में अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में जारी गतिविधियों की चर्चा की और टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र दिया। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार और जनसंपर्क अभियान ने गति पकड़ी है। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 11 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। घाटशिला के इस समर को जीतने के लिए सभी दलों और प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने दामपाड़ा इलाके में जनसभा को संबोधित किया और राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को जिताने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के साथ मौजूदा सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही है। पेंशन को रोला दे के महीने से रोक दिया, जिसको एकदम हर महीना जरूरी। एक वृद्धा को हर महीना जिसको सहारा बोल के दिया जा रहा था, उसको भी नहीं दे रहा। कभी उस जिला दे रहा मैया जन, कभी इस जिला। आप पूछिए कि कितना महिला बोलेगा, हम लोग तो दरखास्त हम लोग का रिजेक्ट कर रहे हैं। आदिवासी जंगल के बीच में रहने आदिवासी महिला के नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के AI जनरेटेड वीडियो और फोटो वायरल होने के मामले पर कहा कि जब कोई हार के नजदीक होता है तो इस तरह की हरकतें करता है। उन लोग के पास कोई चारा बचा नहीं। जो हताश हो जाता है ना, तो देख लिया कि अभी हमारा विरोधी लोग हारने जा रहा है ना, अपना महसूस कर लिया। इधर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता
कुणाल सारंगी ने चंपाई सोरेन पर पलटवार करते हुए विकासोन्मुख राजनीति को इंडी गठबंधन का चुनावी मंत्र बताया है। ये जो तमाम योजनाएं हैं समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के दृष्टिकोण से जो चलाई गई हैं, इसका भी हजारों लाखों लोग इस विधानसभा में भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इन तमाम जो फैक्टर्स हैं, इनको देखते हुए हम लोगों का दृढ़ विश्वास है कि इस बार की जो मार्जिन होगी जीत की, वो 2024 के परिणाम से दुगनी होगी। घाटशिला के महासंग्राम में बयानों के तीर इन दिनों खूब चल रहे हैं। वोटरों ने किनकी और किसकी बात को सच माना और भरोसा किया, इसका खुलासा 14 नवंबर को ही होगा, जब मतगणना होगी। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग तत्पर है। क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से अमल कराया जा रहा है। साथ ही धनबल पर भी जिला प्रशासन की पैनी नजर है। इधर उपचुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कल कमीशनिंग प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस दौरान मॉक पोल कर इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट और वीवीपैट पर्चियों का सफल मिलान किया गया। इसके बाद मशीनों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के पास कल तक का चुनाव प्रचार का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के अन्य नेता आज भी बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी भी इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सहरसा के पटेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कटिहार के दियार गांव स्थित हथिया के लेलहा चौक में निर्धारित सभा स्थल पर रैली करेंगे और भाजपा प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले मधेपुरा के सोनबरसा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सरिता पासवान के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद वे समस्तीपुर जिले की रोसड़ा में विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बृजकिशोर रवि के समर्थन में रोड शो करेंगे। कांग्रेस नेता का लखीसराय में पार्टी प्रत्याशी अमरेश कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराया जा रहा है। नतीजे आने में अभी काफी समय है, लेकिन सभी दल और प्रत्याशी चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं। देवघर पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है। पिछले चुनाव से इस बार माहौल अलग है, क्योंकि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और मतों के बिखराव की संभावना नगण्य है। और हम लोग का एनडीए गठबंधन में जितने भी दल थे, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। कोई किसी का वोट नहीं काट रहा है। यह भी है सो अपने आप में बहुत बड़ा बिहार के लोगों में ऐसा मैसेज गया है कि सब सीट को हम लोग जीत जाएंगे एनडीए खड़े। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मौजूदा हेमंत सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को लेकर उदासीन है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड से 4 बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों का ओडिशा शिफ्ट होना राज्य के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में सरकार से संवाद और सहयोग आसान है। साथ ही वहां उद्योगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कंपनियां ओडिशा का रुख कर रही हैं। झारखंड में उद्योगपतियों को न तो आवश्यक सुविधाएं मिल पा रही हैं और न ही नीतिगत सहयोग। इधर झामुमो ने भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा इंडी गठबंधन सरकार पारदर्शिता, संवैधानिक व्यवस्था और जनहित को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य के सभी सरकारी और निजी ब्लड बैंकों के लिए नया एसओपी तैयार कर लिया गया है। इस एसओपी से ब्लड बैंक की विभिन्न प्रक्रियाओं को नया आयाम मिलेगा। सरकार ने ब्लड बैंक संचालन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए त्रैमासिक निरीक्षण व्यवस्था भी लागू की है। गौरतलब है कि चाईबासा प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक जांच समिति गठित की गई थी।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के निर्देशन में यह एसओपी तैयार किया गया है, जिसे आज हाईकोर्ट सुनवाई के लिए सौंपा जा सकता है। उपराजधानी दुमका में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। दुमका में जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार खुद सड़कों पर उतरकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। बिना वैध दस्तावेज के वाहन चलाने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। ये अभियान अब रुकेगा नहीं। पर्व त्योहार के कारण अभियान में बीच में रुकावट आई थी, लेकिन ये अभियान रुकेगा नहीं। ये अभियान प्रतिदिन चलेगा। हेलमेट लगा करके लाइसेंसधारी ही गाड़ी चलाएं, दो पहिया वाहन का परिचालन करें। टोटो के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो मोबाइल का प्रयोग ना करें चलाने के समय, लाइसेंसधारी ही चलाएं, बिना नंबर की गाड़ियों को ना चलाएं। फोर व्हीलर में सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। बसों को पैसेंजर बैठाना है तो वो बस स्टैंड में ही बैठाएंगे और उसके बाद निकलते चले जाएंगे। कहीं भी जाम करने की परमिशन ना बसों को होगी ना टोटोस को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय में दोपहर बाद 3 बजे से बुलाई गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास और जन सरोकार से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं को याद किया और देश में एकता, सेवा और समर्पण के संदेश को साझा किया। अचिंत पुणे दे विच ही जदों उन्हां दी रूह शरीर त्यागदी है, आगे मिलन तिलह वडियाई, अगे उन्हां नूं संसार दे विच सासंग दे नाम जिहड़ा है अकाल पुरख वाहिगुरू दा हिरदे विच वसन करके सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। मत्थे ते टिक्के जिहड़े ने निशान जिहड़े ने वो सासंग दे निकलदे हन, जिन्हां दे हिरदे दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू दा। इधर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव को लेकर राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कल कई स्थलों पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान आस्था और परंपरा का अद्भुत नजारा दिखा। रांची में आज इस सिलसिले में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है और यह तिथि सिख समुदाय के लिए भी खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है और इस अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। प्रकाश पर्व को लेकर राजधानी रांची में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और सिख समुदाय के लोगों की ओर से भव्य लंगर का भी आयोजन किया जाना है पूर्णिमा तिथि के ठीक 2 दिन पहले। तो आइए, यहाँ पे काफी लोग हैं सेवादार के रूप में, जिन्हें आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग तरीके से कुछ काम कर रहे हैं और लंगर को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए अपने काम में जुटे हुए। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लंगर की प्रथा कब से शुरू हुई और इसके पीछे का की क्या कुछ कहानी है। तो जानना चाहेंगे ये क्या कुछ कर रहे हैं और ये क्यों किया जा रहा है। सर, ये लंगर की व्यवस्था हो रही है जिसमें सब्जियां बनेंगी, उसकी सब्जी काटने की सेवा हो रही है यहाँ पे। और चूँकि वृहद लंगर होता है तो सर उसमें और सभी सेवादार मिलकर ये काम करते हैं हम, और तभी इतना बड़ा लंगर हम लोग सब सफल कर पाते हैं। खास करके अगर बात करें तो रांची में करीब 15,000 लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की जा रही है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बड़े हो और या फिर पुरुष हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और लंगर की व्यवस्था में क्या कुछ खास है इस बार। तो खास करके हम देख रहे हैं कि गुरु पर्व या प्रकाश पर्व जिसको आप कहते हैं, उसके ठीक 2 दिन पहले लंगर की व्यवस्था की जाती है और करीब 15,000 लोगों को
के लिए यहाँ पे लंगर की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ कर रहे हैं और इस प्रथा के पीछे क्या कुछ कारण है? हम आज बाबा जी के जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं यहाँ बहुत धूमधाम से। 5 तारीख को बाबा जी का जन्मदिन है और कल नगर कीर्तन है। उसके लिए आज पूरी सब्जियों की सेवा हो रही है। सब्जियों की सेवा या कोई भी सेवा बड़े बुजुर्ग सब तन मन धन से करते हैं। पता ही नहीं चलता सेवा शुरू होती है और कब बाबा जी की ऐसी कृपा होती है कि सेवा तुरंत हो जाती है, हाथों से ही सेवा चली जाती है। और 5 तारीख को रात में हम सब की ये है कि कुछ एक फलार ही जरूर लाएं, लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा कि यहाँ सब सेवा में जुट जाते हैं। और लंगर की व्यवस्था मुख्य रूप से सामाजिक सद्भाव की बात बताती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में सेवादार नजर आ रहे हैं, वो विभिन्न वर्गों के हैं और एक साथ मिलकर इस जगह पे सब्जी या अन्य चीज़ों की तैयारी करना कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है गुरु घर की सेवा करने में। गुरुपुरब को हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और लंगर सेवा भी मन तन से करते हैं और हमारे जो नगर कीर्तन है उनके साथ भी हम सारे जाते हैं। बस हमारी यही भावना है। ये जो दृश्य आप देख रहे थे, आपने स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखा कि किस तरह से सेवादार जो आसपास के गली मोहल्ले के लोग हैं वो लंगर की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और करीब 15,000 लोगों की सेवा के लिए ये लंगर की व्यवस्था हो रही है, जिसका सफल आयोजन पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले किया जाता है। राजधानी रांची से डीडी न्यूज के लिए सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। और अब बात करेंगे खेल की। देश की बेटियों ने वनडे विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे विश्व कप पर कब्जा जमाया। क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला टीम ने पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने में सफलता पाई। टीम इंडिया की जीत में शेफाली वर्मा ने अहम रोल निभाया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जो महिला क्रिकेट में आज तक किसी कप्तान ने नहीं किया था। भारत से मिले 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा वुल्वाडोर्ट ने शतक के बावजूद फाइनल मुकाबला हार गई। अफ्रीकी टीम ने 45 ओवर और 3 गेंद में 246 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा ने सबसे अधिक 101 रन बनाए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद का शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उपलब्धि पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी। एक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी सदस्यों को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने पहली बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। वे अच्छा खेल रही हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है। यह निर्णायक क्षण महिला क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत को गौरवान्वित करने के लिए मैं लड़कियों की प्रशंसा करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गिरिडीह में 17 से 19 नवंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सांसद सीपी चौधरी ने बताया कि खेल खिलाड़ियों और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित होंगी ताकि खिलाड़ियों को मंच मिल सके।
संसद खेल महोत्सव का जो हर एक लोकसभा क्षेत्र में आयोजन करने का निर्देश मिला है, और जो ग्रामीण स्तर के हमारे युवा शक्ति जो है उनको कैसे हम लोग आगे लाएं, खेल के माध्यम से हम लोग को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह में भी हम लोग आज का तिथि हम लोग तय करेंगे। राज्य में ठंड में अब वृद्धि होती दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं, जबकि 8 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। ऐसे में गर्म कपड़ों के बाजार भी सजने लगे हैं। धनबाद शहर के विभिन्न स्थानों पर इस वर्ष भी लहासा मार्केट सजा है, जहां स्वेटर, जैकेट, कोट, मफलर और अन्य ऊनी वस्त्रों की बड़ी रेंज देखने को मिल रही है। कोयलांचल में सर्दी की दस्तक के साथ ही गर्म कपड़ों के तिब्बती व्यापारियों की आमद शुरू हो गई है। धनबाद शहर के विभिन्न स्थानों पर इस वर्ष भी लहासा मार्केट सजा है, जहां स्वेटर, जैकेट, कोट, मफलर और अन्य ऊनी वस्त्रों की बड़ी रेंज देखने को मिल रही है। लगभग 50 से अधिक तिब्बती परिवार इस बार धनबाद पहुंचे हैं। अभी यहाँ पर इसी चिल्ड्रन पार्क के अंदर हम लोग को नगर निगम के आदेश से अभी इस बार 2 साल रनिंग हो रहा है। तो ऐसे अभी हम लोग यहाँ पर कोहिनूर मैदान और यहाँ मिला के लगभग हम लोग 29 साल का ये मार्केट लगा था। इससे पहले जो हम लोग रोड पर कोर्ट का रोड पर लगाता था, रोड में जैसे अभी फूल वूल बेचता है उसी रोड पर हम लोग लगाते हैं। तो इसलिए अभी सरकार का ये है कि अभी पॉपुलेशन बढ़ गया है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हम लोग को कोहिनूर मैदान में जगह दिया था। गुणवत्ता और डिजाइन की वजह से स्थानीय लोगों में इन गर्म कपड़ों की काफी मांग रहती है। पिछले 46 वर्षों से लगातार तिब्बती व्यापारी यहां आकर अपने गर्म कपड़ों की बिक्री करते हैं। गुरु दलाई लामा जी का 90वां वर्षगांठ है और इस साल हम लोग कोरोना का साल मना रहे हैं। वैसे आप इस पोस्टर के पीछे में देख रहे हैं ईयर ऑफ कंपेशन मतलब कोरोना का साल मना रहा है। और इसके पीछे हमारा दलाई लामा गुरु जी का फॉर कमिटमेंट वो भी लिखा हुआ है। और हम हर साल की तरह इस साल आप धनबाद वासियों लोग के लिए गर्म कपड़ा का उचित मूल्य पे बेचने के लिए हम लोग अच्छा से अच्छा वैरायटी लाया हुआ जी। कोयलांचल वासी हर साल बेसब्री से इस बाजार का इंतजार करते हैं। व्यापारी दिसंबर के अंत तक यहाँ रहकर अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं। धीरे धीरे यह मार्केट धनबाद की सर्दी का अब अभिन्न हिस्सा बन चुका है। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। इधर रांची में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहल पर 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में पावर ग्रिड के देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आई टीमें हिस्सा ले रही हैं। कार्यपालक निदेशक राकेश कुमार ने इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आज विधिवत उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम पावर ग्रिड में हमारी एक पॉलिसी के तहत हम इसको करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का और कंपनी का जो है ना थोड़ा आपस में मतलब तालमेल बना रहे और हमारा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या कहते हैं ना कि एक एफिनिटी एक दूसरे से मिलना जुलना और सबका हेल्दी लाइफ वर्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सुनिश्चित पॉलिसी के तहत हम इसका आयोजन हर साल करते हैं। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 3 नवंबर साल 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया। इस लॉन्च में सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा। इस तरह 6 किलो वजन की लाइका ने इतिहास रचा। वह स्पेस में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। उसे लेकर गया सैटेलाइट साल 1958 में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया। हालांकि वह कितने समय जीवित रहे यह एक बड़ा रहस्य बना रहा। रूसी भाषा में लाइका भौंकने को कहा जाता है और वहीं से इसका नाम रखा गया था। 3 नवंबर साल 1906 में भारतीय सिनेमा के युग पुरुष
पृथ्वीराज कपूर का जन्म पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में हुआ। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत पेशावर के एक थिएटर ग्रुप से शुरू की। साल 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने महज 24 साल की उम्र में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। साल 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई के मशहूर और देश भर में आधुनिक थिएटर के प्रणेता माने जाने वाले पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। 1960 में मुगले आजम में अकबर का किरदार निभाकर उन्होंने सबके सामने अभिनय की उत्कृष्ट मिसाल पेश की। साल 1972 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें साल 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 नवंबर साल 1933 में जन्मे प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का आज 89वां जन्मदिन है। सेन का जन्म कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ। अमर्त्य एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है अमर। अमर्त्य सेन ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक और अनुसंधान विद्वान के तौर पर की। उनका ग्लोबल इकोनॉमी में अतुलनीय योगदान रहा है। बांग्लादेश की मानद नागरिकता से सम्मानित अमर्त्य सेन को साल 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन को किया संबोधित। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का दोहराया संकल्प। टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्मेशन पर बल। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज। वादों और दावों की झड़ी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर आयोग का जोर। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव के सिलसिले में आज भव्य नगर कीर्तन। सजेगा दीवान। रांची में भी श्रद्धा और परंपरा का दिखेगा नजारा। यातायात व्यवस्था में बदलाव। देश की बेटियों ने रचा इतिहास। पहली बार महिला वनडे विश्व कप की बनी विजेता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने बेटियों को दी बधाई।